अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन के व्यवसाय पर कृषि वैज्ञानिकों की नई तकनीक। अधिक उत्पादन के लिए प्याज की फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन। किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ। मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाकर प्रदेश के बहुत से किसान काफी मुनाफा कमाते हैं और अब किसानों को अधिक शहद उत्पादन तथा अधिक लाभ दिलाने के लिए हरियाणा के शहबाद मारकंडा में इजरायली तकनीक से शहद का उत्पादन किया जा रहा है। इस इजरायली तकनीक से किसानों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं तथा किसान इस तकनीक को कैसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं हरियाणा के डॉक्टर सीजे जुनेजा से। ये हमारा जो मधुमक्खी पालन का जो इकाई आप देख रहे हैं, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हमने ये यूनिट स्थापित किए यहाँ पर। और इसका मेन मकसद ये है कि हम फार्मर्स को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे सकते हैं, और दूसरा वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है। कम भूमि वाले किसानों के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और राज्य के किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले शहद की अधिक मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देसी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए ये शहद बेचना सरल हो गया है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो सिंगल बक्से, मतलब नीचे का एक का बक्सा यूज करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, जिसको हम कहते हैं ब्रूड चैम्बर या बच्चा कक्ष। उसी में से वो शहद निकाल लेते हैं, जिसमें बड़ी दिक्कत आती है, कई बार शहद शुद्ध नहीं निकल पाता। तो हम फार्मर्स को ये ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये प्रोपेगेट करना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के, कि उनको डबल बक्सा यूज करना है, यानी नीचे बच्चा कक्ष है और उसके ऊपर जब 10 फ्रेम के ऊपर मक्खियां पहुंच जाएं, उसके ऊपर जो है सुपर कक्ष, जिसको हम कहते हैं शहद का कक्ष लगा दें, ताकि नीचे के बक्से में रानी मक्खी है, नर मक्खियां हैं, मजदूर मक्खियां हैं, कच्चा शहद है, पका हुआ शहद है, अंडे हैं, लार्वा है, प्यूपा है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है मधुमक्खियों को शहद की, वो नीचे के बक्से में जमा होती रहती है। अगर हम ऊपर के बक्से से शहद निकालेंगे तो आपको 100% शुद्ध शहद मिलेगा, उसमें कोई अंडा नहीं है, लार्वा नहीं है, प्यूपा नहीं है। अगर किसी कारणवश आप समझते हैं कि कोई रानी मक्खी ऊपर जा रही है, अंडा दे देती है, हम इसके बीच में, दोनों बक्सों के बीच में रानी अवरोधक जाली भी लगा देते हैं, ताकि रानी ऊपर नहीं जा पाती। तो एक तो हमारा मकसद ये है कि अच्छी किस्म का 100% प्योर शुद्ध शहद फार्मर्स निकालें। दूसरा, हमारे इसके साथ एक और भी एक ऑब्जेक्टिव लगा रखा है कि आमदनी फार्मर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शहद के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को हम ये ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ये बताएंगे कि शहद के अलावा वो पराग भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा गोंद, प्रोपोलिस जिसको हम कहते हैं, यानी बक्सों के ऊपर मधुमक्खियां जो हैं गोंद इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। वो बोरी के नीचे लगा रहता है, उसका कोई किसान फायदा नहीं लेता, लेकिन वही अगर गोंद जो है आप उसको
वैज्ञानिक विधि से अगर आप निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आपको अच्छी आमदनी मिल जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के अलावा भी कई फायदे पहुंचाता है। किसानों की खेती की फसल में मधुमक्खी पालन से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि फूलों की पैदावार में इनसे 30 से 40% और तिलहन दलहन की पैदावार में लगभग 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर परागण के कारण फसलें भी एक ही समय पर पकती हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। तीसरा हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि अगर आप 1 क्विंटल शहद निकालते हैं तो आप 2 से 4 किलोग्राम तक मोम ले सकते हैं। आप देखते हैं ना, जैसे कोई पेड़ पे छत्ता लगा हुआ है, लोग शहद निकालते हैं, धुआं दिया, मक्खियों को उड़ा दिया, छत्ते को निचोड़ देते हैं कपड़े के माध्यम से, कपड़े के बीच में डाल के, और छत्ते को फेंक देते हैं। वास्तविकता ये है कि शहद से जो मोम है वो 3 गुना महंगा है और मोम की डिमांड बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर। तो किस तरह से आप शुद्ध मोम, यानी जो शहद जब निकालते हैं तो ऊपर से इसकी कैपिंग को उतारा जाता है, उसमें मोम होता है, और उससे आप अच्छा कैसे वैज्ञानिक विधि द्वारा अच्छा मोम तैयार करके आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। यानी मकसद यही हमारा है कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और लोगों को रोजगार कैसे दिया। आइए अब जानते हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन में सरकार द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मधुमक्खी पालन के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है और एक लाभपात्री को 50 बक्सों की खरीद के लिए प्रति बक्सा 1600 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन में काम आने वाली किट पर भी सब्सिडी दी जाती है। हरियाणा में कोई इतना अच्छा कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, यानी आज की तारीख में जो हमारे किसान भाई हैं वो कच्चा शहद बेचते हैं। ज्यादातर किसान, आप ये समझ लो कि 95% से भी ज्यादा किसान कच्चा शहद देते हैं। शहद का रेट क्या है? 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक, ये बदलता रहता है समय समय पर, डिमांड कैसी है मार्केट में। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होगा कि यहाँ पर जब ये हमारा स्थापित हो जाएगा पूरा सेंटर, तो यहाँ पर आप हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, यानी शहद को साफ करने का प्लांट लगाएंगे। उसमें क्या होगा कि हमारा मेन मकसद ये होगा कि किसानों को हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, यानी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, हो सकता है 2-4 रुपए या 5 रुपए 1 किलो का हम फार्मर से लेंगे, जो कि ना के बराबर है। तो फार्मर्स जो 100 से लेकर 150 रुपए किलो बाजार में बेचता है शहद को, वो अगर यहाँ पर प्रोसेस करवा लेता है और 1 किलो पे 5 रुपए या 4 रुपए उसके खर्च भी हो जाते हैं, तो वही शहद वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए 350 रुपए किलो तक बाजार में बेच सकता है। यानी हमारा उद्देश्य है कि मधुमक्खियों से पालन करके आप शहद का भी उत्पादन करो, आप मोम का भी उत्पादन करो, पराग भी लो, गोंद भी लो, और शुद्ध शहद को आप प्रोसेस यहाँ पर करवा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मधुमक्खियों को कई प्रकार के कीट व रोग भी अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, जिस कारण से मधुमक्खियां सही मात्रा में शहद एकत्रित नहीं कर पाती। इसलिए किसान भाइयों, अपनी मधुमक्खियों को बचाने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना होगा। अगर आसपास दीमक का प्रकोप है तो उस समय पे हमें थोड़ी दूरी पर क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट का प्रयोग कर देना चाहिए, लेकिन वो बक्से से दूरी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक बीमारी आती है, बरुआ जैकोब्सोनाई। बरुआ जैकोब्सोनाई शीतकाल में आने वाली समस्या है। यह लगभग अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होकर के पूरे शीतकाल तक रहती है। अंडे की स्टेज होती है, उस समय पर यह छत्ते में प्रवेश कर जाती है, और जब एडल्ट बाहर नहीं निकल पाता, वयस्क नहीं हो पाता, और छत्ते को निकाल करके देखा जाता है, तो उसमें हम देखते हैं तो एक जूनुमा बरुआ जैकोब्सोनाई उसमें चिपका हुआ रहता है, जो उसके सारे हीमोलिम्फ को चूस करके नष्ट कर देता है, जिससे हमारी श्रमिक मक्खियां नहीं बन पाती हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन मधुमक्खियों की कम होती चली जाती है। तो इस बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिन जिन छत्तों में, जिन जिन फ्रेम्स में यह बीमारी आ गई है, उन्हें काट करके जमीन में गाड़ करके नष्ट कर दें। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है, या तो हमें बेंजोइक एसिड एक जेल आता है, या सैलिसिलिक एसिड की हम स्ट्रिप भी यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर हम सल्फर का फ्यूमिगेशन भी बॉक्सेस में कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन के बाद हम बक्सों की सफाई का नियमित ध्यान रखें, बक्सों को हम यथावत साफ करते रहें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान।
भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में हमारे जो किसान प्याज की रुपाई कर चुके हैं या रुपाई कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय खेतों में बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में होगी और फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि फसल में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को समय से किया जाए। तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन कार्यों को फसल में कैसे संपादित किया जाए, इस विषय पर अपने सुझाव बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरोल चंबा की वैज्ञानिका डॉक्टर दीपा शर्मा। आजकल प्रदेश में किसान प्याज की रोपाई करने के कार्य में जुटे हुए होंगे तथा बहुत से किसान भाई प्याज की रोपाई कर भी चुके हैं और प्याज की रोपाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि जब हमने पौध की रोपाई करनी है, मुख्य खेत में उसको ट्रांसप्लांट करना है, तो उस समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए। डॉक्टर दीपा शर्मा ने प्याज की पौध को मुख्य खेत में रोपित करने के बारे में बताते हुए कहा कि उसको हमने कम से कम 15 बाय 10 सेंटीमीटर के फासले पर उसको लगाना है, उसको रोपित करना है। जब इस फासले पर हम अपनी पौध को लगाते हैं तो हमारा जो प्याज का जो कंद है वो अच्छा बनता है। प्याज की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया, प्याज की जो उन्नत किस्में हैं वो है हमारे पास पटना रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, पालम रोहित, नासिक रेड और N53। इन उन्नत किस्मों को लगाकर किसान भाई अधिक फसल ले सकते हैं। प्याज की फसल में उर्वरक की उचित मात्रा का प्रयोग करने के बारे में बताते हुए डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो यूरिया है वो आपने 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है, लेकिन इसको आपने शुरू में जब आपने खेत तैयार करना है उसकी आधी मात्रा डालनी है और उसकी आधी मात्रा एक महीने के पश्चात डालनी है। पौध की रोपाई करने के बाद फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में बताते हुए डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि अब जब हमने अपनी फसल मुख्य खेत में रोपित कर दी है, उसके बाद हमें अन्य जो सस्य क्रियाएं हैं उन्हें भी करना पड़ता है। जैसे कि जब हम उसको रोपित करते हैं उस समय हमें उसे हल्की सिंचाई देनी चाहिए ताकि जो हमारी पौध है वो अच्छे से मुख्य खेत में स्थापित हो जाए। उसके 3-4 दिन के बाद हमें हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए और जब हमारी पौध अच्छी तरह से स्थापित हो जाए उसके बाद हमें कम से कम 8-10 दिन के अंतराल पर पानी पौधों को देना चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे पौधे लास्ट में जब हमारी फसल तैयार होने लगती है या पत्ते सूखने लगते हैं उस समय हमें पौधों को सिंचाई देना या पानी देना बंद कर देना चाहिए। अब जब हमारी जो पौध है अच्छी तरह से स्थापित हो गई है उसके बाद हमने देखना है कि उसमें कोई खरपतवार या घास आदि तो नहीं आ रही है, और अगर उसमें इस तरह की समस्या आती है तो हमें उसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने का फायदा ये है कि एक तो उसमें हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी हिलेगी, उसमें वायु का संचार अधिक होगा और हमारे पौधे को जो हमने खाद उर्वरक या पानी डाला है वो उपलब्ध अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके अलावा उसमें जो खरपतवार हैं या जो हमारी घास फूस है वो निकल जाएगी। परंतु यदि घास फूस या खरपतवार हमारे पास अधिक मात्रा में हो तो हम उसमें स्टॉम्प है 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं और खरपतवार को नियंत्रण में ला सकते हैं। अब जब हमने निराई गुड़ाई कर दी, घास फूस निकाल दिया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, उसके बाद हमारी जो फसल है वो कम से कम 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम उसको दिसंबर में
मुख्य खेत में रोपित करते हैं तो अप्रैल या मई के आते आते हमारी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। और कुछ इसमें किस्म का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कुछ किस्में हैं जो 100 या 110 दिन में तैयार हो जाती हैं, या कुछ किस्में हैं जो 120 से 130 दिन भी तैयार होने में लेती हैं। इसके अलावा हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी फसल जो है वो या जो कंद है वो तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारी फसल का जो ऊपरी भाग है, जो शीर्ष है, जो प्याज का जो शीर्ष है वो धीरे धीरे सूखने लगता है और जमीन पर पड़ने लगता है। इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हमारी फसल जो है वो अब खुदाई करने के लिए तैयार हो गई है। और ये हम कंद फिर निकाल लेते हैं, उनका अच्छी तरह से भंडारण करते हैं और किस्म के अनुसार हम जो है 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्याज की फसल ले सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि आपको जिस वैज्ञानिक ढंग से मैंने प्याज की फसल की खेती के बारे में बताया, तो आप कृपा करके उसका पूरा लाभ उठाइए। बढ़ती जनसंख्या एवं कम होती जमीन के कारण दिन प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियों की भारी कमी होती जा रही है तथा शहरों में मिलने वाली सब्जियां एवं फल काफी महंगे दामों पर मिलती हैं। साथ ही इन फल सब्जियों में कई तरह के जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? जी नहीं। यदि आप अपने घर की छत पर या घर के आसपास खाली जगह में फल और सब्जियों की खेती करेंगे तो स्वस्थ एवं ताजी फल सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करें घर की छत या घर के आसपास खाली जगह में फल सब्जियों की खेती? आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BD यादव से। अपना देश कृषि आधारित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जनसंख्या के चलते कृषि जोत का आकार सतत घट रहा है। ऐसे में लघु व सीमांत किसान जीवन यापन हेतु शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो किसान शहरों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, वे औद्योगिकीकरण के इस युग में जीविकोपार्जन व अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इन रसायनों के अवशेष भी कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों, फलों व खाद्यान्नों में पाए जाने लगे हैं, जिनके घातक प्रभाव न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण मानव जीवन पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे कैंसर, पेट व त्वचा संबंधित रोग आदि, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे। अतः यही वे कारण हैं जिनकी वजह से शहरी व ग्रामीण लोग या जिनके पास भूमि नहीं है, उनका रुझान किचन व टेरेस गार्डनिंग अर्थात छत पर सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहा है। खास तौर से जो शहरों के अंदर या छोटे कस्बों में और किसान भाई भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए किचन गार्डन जिसे कहते हैं कि घर के अंदर सब्जियां उगाएं और उसका उपयोग करें, तो इसका बहुत सा महत्व भी है। अधिकतर अपने घर के आसपास थोड़ी बहुत भी जगह होती है तो उसमें किचन गार्डन करते हैं और उसका लाभ मिलता है। एक तो आपको धन की बचत होती है, जहां अपना बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ सब्जियां मिलती हैं, उनसे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। खासतौर से जो सब्जियां जिनके अंदर अंधाधुंध दवाइयों का उपयोग होता है, उनको हम नहीं करें और उसका फ़ायदा ये है कि किचन गार्डन घर के अंदर करेंगे तो हमें ताज़ा फल सब्जियां मिलेंगी और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय हम उसी समय ताज़ा तोड़ के हम सब्जियां बनाएं। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो गृह वाटिका है, किचन गार्डन है, उसका आपको ये ध्यान देना है कि समय समय से अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार, जैसे घर के अंदर सदस्यों की संख्या 4-5 है तो उसी के अनुसार छोटी छोटी क्यारियाँ, यदि जगह है तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें।
जगह नहीं है तो आप गमले, अलग अलग आकार के गमले आते हैं उनमें रख सकते हैं, या पॉली बैग्स आते हैं, प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, उसके अंदर भी हम सब्जियां उगा सकते हैं, या छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग जो बोलते हैं, छत के ऊपर भी अपन गृह वाटिका लगा सकते हैं। परंतु इसमें अपने को ये ध्यान में रखना है कि गृह वाटिका में जो हम सब्जियां लगा रहे हैं उनमें दवाइयों का उपयोग न के बराबर करें, और आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी हम दवाइयों का इस्तेमाल करें। गृह वाटिका का आप रोजाना निरीक्षण करते रहें। यदि गृह वाटिका में किसी प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप हो जाता है तो ऐसे कीट व रोगों के भागों को तोड़कर नष्ट करें। ध्यान रहे, आप किचन एवं टेरेस गार्डन में जो सब्जियां लगा रहे हैं उनमें कीटनाशक रसायनों का कम से कम प्रयोग हो, ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि गृह वाटिका के अंदर जो हम सब्जियां लगाए हैं वो एक तो कम समय के अंदर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। इस तरह की सब्जियां लगाएं, जैसे पालक, धनिया, मेथी, गाजर, मूली, गांठ गोभी, ये इस तरह की जो सब्जियां हैं और जिनके अंदर की खासतौर से ज़्यादा कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता है, तो उन सब्जियों को हम आसानी से छोटे छोटे गमलों में, चौड़े गमलों में, प्याज वगैरह, ये पुदीना है, धनिया है, इस तरह की जो सब्जियां जो कि हमें रोज़ाना अपने सब्जी के अंदर, रसोई के अंदर जरूरत पड़ती है, तो जो ताज़ा तोड़ के आप सब्जी बनाएंगे उस अपना स्वास्थ्य और उसका स्वाद इतना अच्छा है, जब अपनी मेहनत का जो की सब्जियां हैं उसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह से दूसरी जो सब्जियां हैं, जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, आपके किचन गार्डन के अंदर खासतौर से कम जगह के अंदर इनको आसानी से आप उगा सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ें और अपने घर के अंदर सब्जियां उगाएं, उनका लाभ उठाएं, तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जनता का हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। किचन एवं टेरेस गार्डन से घर को प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताज़ी ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है तथा घर को गर्मी में ठंडा तथा ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आपको भी एक किचन या टेरेस गार्डन स्थापित करना है तो आप भी स्थापित कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तो मैं बात कर रहा था गोंदित रोग के बारे में। ये रोग जो है ये एक बैक्टीरिया से होता है, स्यूडोमोनास जिसका नाम है, और ये जो स्पर होते हैं जो जिनसे फल अगले साल के लिए फूल फल लगते हैं, वहाँ से ये जो रोग है जख्म बनाता है और वहाँ से गोंद निकलना शुरू होती है। और ये फलों के ऊपर भी गोंद निकलती है और पत्तों के ऊपर छेद पड़ते हैं, तो ये बहुत नुकसान करता है। और फलस्वरूप कई बार हमने ये देखा है कि पूरे का पूरा जो पौधा है
वो ही खत्म हो जाता है। तो इस रोग को नियंत्रण रखने के लिए हमारे को जो भी जख्म बने हैं पौधे के ऊपर मार्च अप्रैल में या बरसात के दौरान हमारे को बोर्डो पेंट है या मुशोबरा पेंट है उसका लेप करना चाहिए, और रोग के लक्षण दिखाई देते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर उसका छिड़काव करना चाहिए। और इसके बाद गांठ रोग है कि जिसको पौधे की जड़ों के नीचे या जमीन के साथ जो हिस्सा लगता है उसमें गांठें बनने शुरू हो जाती हैं, और ये गांठें पहले सफ़ेद और मुलायम होती है, बाद में सख्त हो जाती हैं और पौधे की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है। और ये रोग जो है वो गुठलीदार फलों की नर्सरी में बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि जब भी वो पौधा लें तो ये देख लें कि उसमें कोई जड़ों के आसपास कोई गांठ तो नहीं है। ऐसे पौधे ना खरीदें, नहीं तो बाद में ये पौधे 5-7 साल के बाद बगीचे में ये ना तो फसल देंगे और बाद में थोड़े छोटे रह जाएंगे और मर भी जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप पौधा लें तो अच्छी नर्सरी से, भरोसेमंद जगह से खरीदें। और इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये तो भूमि में रहता है, तो जब भी आप नर्सरी लगाएं तो उसकी सूर्य की किरणों से उसका निर्जीवीकरण कर लें क्योंकि बैक्टीरिया का। और ये भी देख सकते हैं कि जब भी गांठ है तो उसको काट भी सकते हैं और उसके ऊपर 1% नीले तोते का घोल जो है वो लगा सकते हैं, उससे भी कुछ नियंत्रण देखा गया है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किचन और टेरेस गार्डन के लिए आप कौन कौन सी फसलों का चयन करें। अधिक फूलोत्पादन हेतु पॉली हाउस में कार्नेशन की खेती तथा उसका प्रबंधन। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।